हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की यानी कि अर्थशास्त्र की बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें हम एक यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। ओके, आई होप कि एवरीवन इज़ रेडी। चलिए हम यूनिट 2 को देखते हैं। ठीक है, सो एवरीवन, आपकी इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 का नाम कृषि नीतियाँ और प्रदर्शन है। एक्चुअली हम इस यूनिट में कृषि से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि क्या है, कृषि का विकास कैसे हुआ, कृषि की कौन कौन सी नीतियाँ ऐसी थीं जिसने हमारे देश में कृषि को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो हम यही चीज़ें देखेंगे और इसमें कुछ इंट्रो के पॉइंट्स भी दे रखे हैं, हम इनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस बुक में, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का हालिया योगदान यानी कि हाल फिलहाल में जो कृषि ने योगदान दिया है वो कैसा है, भारतीय कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि भारत की जो कृषि है वो किस टाइप की है और उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, भारतीय कृषि की क्या क्या चुनौतियां थीं, क्या क्या चुनौतियां अब हैं, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। इसके अलावा सरकार की पहल या फिर सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं जो भारत में कृषि के विकास के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि का जो हाल था वो कैसा था। ये सारे ही पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं एवरीवन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देती है। जी हाँ एवरीवन, 70% से ज़्यादा जो ग्रामीण हैं वो सिर्फ कृषि का कार्य करते हैं और कृषि जो है वो हमारे जीडीपी सेक्टर में यानी कि हमारे जो देश की जीडीपी है उसमें टोटल 17% का योगदान देती है और यह लगभग 58% की आबादी को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि 100% अगर आबादी है तो उसमें से 58% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंड करते हैं। भारतीय कृषि ने पिछले कुछ दशकों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन 1950 से 51 में 51 मिलियन टन टी से बढ़कर 2011-2012 के दौरान 250 मैट्रिक टन, एम टन का मतलब मैट्रिक टन होता है, मैट्रिक टन हो गया, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक था। तो देखिए एवरीवन, 1950 से 51 का जो साल था उससे 2011 एंड 12 के दौरान कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है हम इसको देख सकते हैं। दैट मीन्स कि कृषि जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 2020-21 में बढ़कर 19.9% हो गई, जो 2019-20 में 17.8% थी। यानी कि पहले जो थी वो 17.8 थी, अब जो है वो 19.9% जो है वो हमारी जीडीपी में योगदान है कृषि का। उसके बाद पिछली बार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% था, 2023 और 24 में था। तो अगर हम अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कृषि जो है वो लगभग 20% योगदान निभा रही है, योगदान दे रही है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में एवरीवन। यानी कि हमारे देश की इनकम को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है कृषि का। उसके बाद देखेंगे कृषि के बारे में बुनियादी तथ्य कौन कौन से हैं। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है एवरीवन। निर्यातक का मतलब होता है कि जहाँ पे जो चीज़ बन रही है, डेवलप हो रही है और वहाँ से उन दूसरे देशों में, दूसरे बाहर के देशों में भेजी जाती है, तो उसको निर्यातक कहते हैं। यानी कि दूसरे देशों में निर्यात करना, तो निर्यात करने वाले को निर्यातक कहते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है भारत जो है कपास का। भारत में सब्जियों में अदरक, भिंडी, आलू, प्याज, बैंगन आदि सबका सबसे बड़ा उत्पादक है। सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जिसने 100% जैविक खेती का दावा किया है। यानी कि 100% वो सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती करते हैं एवरीवन। किसी भी चीज़ के फर्टिलाइजर का या फिर किसी भी तरीके की रासायनिक खाद होती है उसका उपयोग वो नहीं करते हैं। उसके बाद भारत में कृषि उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। अगर कृषि के उत्पादन की बात करें तो भारत का 2nd नंबर पर रैंक आती है एवरीवन। सेवा और उद्योग क्षेत्र में भारत का विश्व में रैंक 9वां और 5वां है। यानी कि अगर हम सेवा सेक्टर की बात करें तो 9वां रैंक है और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो 5वां रैंक है। बट अगर कृषि की बात करें तो 2nd रैंक है एवरीवन। ठीक है, पिछले 15 वर्षों में 12% वार्षिक वृद्धि में भारतीय कृषि उत्पादन 87 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 459 अमेरिकी डॉलर हो गया। देखिए एवरीवन कितनी सारी वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर भारत कृषि निर्यात में 9वें स्थान पर आता है। यानी कि अगर हम विश्व स्तर की बात करें कृषि को बेस बनाए तो भारत जो है वो 9th रैंक पर आता है निर्यात करने में। उसके बाद
भारत में आधुनिक युग के दौरान कुछ ठहराव के बावजूद भारत का स्वतंत्र गणराज्य एक व्यापक कृषि कार्यक्रम विकसित करने में सक्षम हुआ। देखिए, जब भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना तो भारत के सामने अनेक समस्याएं थी। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी कृषि का विकास। तो भारत ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और कृषि कार्यक्रमों को विकसित करके कृषि में एक महत्वपूर्ण विकास किया। उसके बाद भारत में ब्लूबेरी फूल कटाई, यह मध्य गुजरात भारत में एक नकदी फसल है। तो ब्लूबेरी जो फूल कटाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के गुजरात या फिर भारत में जो मध्य भारत वाला इलाका है उसमें होती है। ये एक नकदी फसल है जिससे किसानों को और कृषि को बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद आज़ादी के बाद के वर्षों में भारत ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में काफ़ी प्रगति की है। भारतीय जनसंख्या तिगुनी हो गई और खाद्यान्न उत्पादन चौगुने से अधिक हो गया। प्रति व्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्नों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, साथ ही में भारत में होने वाला जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब राज्य में भारत की हरित क्रांति का नेतृत्व किया और देश की रोटी की टोकरी होने का गौरव अर्जित किया। दैट मीन्स कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति है उसकी जो शुरुआत हुई, उसका जो नेतृत्व किया था वो पंजाब राज्य ने किया। इसी वजह से पंजाब राज्य को देश की रोटी की टोकरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आपको हाईलाइट भी कर रखा है, तो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य से पहले भारत घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर था। हालांकि 1965 और 1966 में 2 साल के भीषण सूखे ने भारत की अपनी कृषि नीतियों में सुधार के लिए राजी कर लिया और यह कि खाद्य सुरक्षा के लिए विदेशी सहायता और आयात पर भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 1965 से 1966 के दौरान भारत में जितनी भी परेशानियां आई, भारत ने जितनी भी समस्याओं का सामना किया और इन सभी चीज़ों से ये सीखा कि वो सिर्फ और सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों के खदानों पर निर्भर नहीं कर सकते, उन्हें आत्मनिर्भर होना होगा। इसीलिए उन्होंने भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य केंद्रित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों को अपनाया। इसी वजह से आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे नीतिगत सुधारों को अपनाया गया, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास हुआ, जिसके कारण भारत में कृषि का विकास हुआ। ठीक है, इसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। यही एक ऐसा टाइम था जिस टाइम भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस थे जो ढूंढे जा रहे थे जिससे कि हमारी जो भारत की कृषि है उसमें विकास किया जा सके, एटलीस्ट लोगों का पेट भरा जा सके, इतना विकास हो। पर जैसे जैसे विकास करना शुरू किया वैसे वैसे ही इतना विकास हो गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उत्पादन में प्रारंभिक वृद्धि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों के संचित क्षेत्रों पर केंद्रित थी। किसानों और सरकारी अधिकारियों के कृषि उत्पादकता और ज्ञान हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। जैसे जैसे वृद्धि होने लगी, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने लगी। 1948 में औसतन 0.8 टन का उत्पादन करने वाले भारतीय गेहूं के 1 हेक्टेयर खेत ने 1975 में उसी भूमि से 4.7 टन गेहूं का उत्पादन किया। जहां पे 0.8% था, वहीं पे 4.7 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। इतनी तेजी से वृद्धि हुई थी। ठीक है, कृषि उत्पादन में इतनी तेजी से वृद्धि ने भारत को 1970 के दशक तक आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बना दिया। यानी कि जो हरित क्रांति थी उसने भारत को इतना विकसित कर दिया कि वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि उसे दूसरे देशों से लाए हुए सामान पर निर्भर ना रहना पड़े। इसने छोटे जोत वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन, खाद्य स्टेपल बढ़ाने के लिए और साधन तलाशने का अधिकार दिया। 2000 तक भारतीय खेत गेहूं की किस्मों को अपना रहे थे जो प्रति हेक्टेयर 6 टन गेहूं का उत्पादन करने में सक्षम थे। यानी कि शुरुआती टाइम पे क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो गेहूं पर किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। गेहूं में कृषि की सफलता के साथ भारत की हरित क्रांति तकनीक चावल में फैल गई। यानी कि पहले तो सिर्फ गेहूं पे फोकस था, उसके बाद क्या हुआ, फिर चावल पे भी इस चीज़ को अपनाया जाने लगा। नई तकनीक के लाभ से प्रारंभिक गोद लेने वाले राज्यों
में अपनी सीमा तक पहुंच गया, तो प्रौद्योगिकी 1970 से 1980 के दशक में पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैल गई। उन्नत बीजों और नई तकनीक के स्थायी लाभ मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों तक फैले हुए थे, जो कि कटाई वाले फसल क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो सिंचाई वाले क्षेत्र से, जैसे कि बिहार है, बिहार के अलावा एमपी का हिस्सा है, राजस्थान तो नहीं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो विकास था वो सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ से जो नदियाँ हैं वो जाती थी, यानी कि जहाँ पे बहुत आसानी से पानी जो है अवेलेबल था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो उन्हीं क्षेत्रों का हुआ। उसके बाद 1980 के दशक में भारतीय कृषि नीति मांग पोर्टल के अनुरूप उत्पादन पैटर्न के विकास में स्थानांतरित हो गई, जिसे तिलहन, फल और सब्जियां जैसे अन्य वस्तुओं पर जोर दिया गया। किसानों ने डेयरी, मत्स्य पालन और पशुधन में उन्नत तरीकों और तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया और बढ़ती आबादी की विविध खाद्य जरूरतों को पूरा किया। यानी कि जैसे ही अनाज और चावल में वृद्धि हुई, वैसे वैसे ही किसानों ने नई नई चीज़ों पर जोर देना शुरू कर दिया, जैसे कि तिलहन हुआ, उसके अलावा डेयरी जो प्रोडक्ट है यानी कि मत्स्य पालन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ऐसे पशुओं को पालना जिनसे दूध का उत्पादन हो सके, डेयरी की जो चीज़ें होती हैं उनका उत्पादन हो सके, ऐसी चीज़ों को बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करने लगे। फिर चावल की तरह उन्नत बीजों और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के स्थायी लाभ अब काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करते थे कि भारत के सिंचाई नेटवर्क, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, विश्वसनीय बिजली उत्पादन क्षमता, सभी मौसमों के ग्रामीण और शहरी राजमार्ग खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी ढांचे का विकास करता है या नहीं। यानी कि अब कृषि तो थी, कृषि के जो हालात थे वो बहुत अच्छे थे, बट अब जो चीज़ है वो डिपेंड करती थी इन सारी चीज़ों पे। अगर ये चीज़ें हैं तो विकास जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक है, अब ये बुनियादी चीज़ें रह गई थी बस। आधुनिक खुदरा और भारतीय किसानों से उपज की प्रतिस्पर्धी खरीदार, यह तेजी से भारतीय कृषि नीति पर फोकस है। यानी कि अब ये चीज़ें हैं जिन पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये चीज़ें अगर सही रहेंगी तो हमारी भारत की जो कृषि है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकती है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में भारत 113 प्रमुख देशों में से 74वें स्थान पर है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तनों के दौरान से गुजरती है। 1970 और 2011 के बीच कृषि का सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 43 से गिरकर 16% हो गया। यह कृषि के कम महत्व या कृषि नीति के परिणामों के कारण नहीं, बल्कि मुख्य रूप से 2000 और 2010 के बीच भारत में सेवाओं, औद्योगिक उत्पादन और गैर कृषि क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक वृद्धि के विकास के कारण है। अब हम ये कह सकते हैं कि कृषि का जो योगदान है, पहले जहाँ 40 से 43% हुआ करता था, वहीं अब सिर्फ 16% है। क्यों? क्योंकि कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, इन चीज़ों का जो योगदान है वो जीडीपी में ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो उत्पादकता है एवरीवन। उत्पादकता को देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइटेड कर रखी हैं वही इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए। ठीक है, हालांकि भारत ने खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, लेकिन इसके खेतों की उत्पादकता ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों की उत्पादकता से कम है। हाँ, हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर तो हम हैं, बट फिर भी ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जो देश हैं उनकी तुलना में हम बहुत ज़्यादा कम उत्पादन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारतीय गेहूं के खेत में फ्रांस के खेतों की तुलना प्रति हेक्टेयर वर्ष लगभग 1/3 गेहूं का उत्पादन होता है। यानी कि हम कहें कि अगर जो फ्रांस है वहाँ पे 3 गेहूं उगाए जाते हैं तो भारत में सिर्फ 1 गेहूं उगाया जाता है। तो इतना कम उत्पादन होता है हमारे भारत में दूसरे देशों के मुकाबले। ठीक है, भारत में चावल की उत्पादकता चीन के आधे से भी कम थी। भारत में अन्य स्टेपल उत्पादकता भी इसी तरह कम है। भारतीय कुल कारक उत्पादक वृद्धि 2% प्रति वर्ष नीचे बनी हुई है। इसके विपरीत चीन की कुल कारक उत्पादकता वृद्धि लगभग 6% प्रति वर्ष है। यानी कि वहाँ पे वृद्धि होती है तो हमारे यहाँ 2% जो है वो कमी हो जाती है। भले ही चीन में छोटे किसान हैं, कई अध्ययनों से पता चलता है कि भारत अपनी भूख और कुपोषण को मिटा सकता है और अन्य देशों की तुलना उत्पादकता हासिल करके दुनिया के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत बन सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों से हम कम तो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश के नागरिकों की भूख मिटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत में कुछ खेतों के लिए फसल की पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में एक खेतों द्वारा
प्राप्त सर्वोत्तम उपज के 90% के भीतर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो टोटल खेत है ना, उसमें जो 90% जो उपज है वो इन देशों मतलब वहाँ पे अगर 100% होती है उत्पादकता, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90% होती है। ठीक है, भारत का कोई भी राज्य हर फसल में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तमिलनाडु में चावल और गन्ने में सबसे ज्यादा, हरियाणा और गेहूं और मोटे अनाज में कर्नाटक ने, कपास में बिहार ने, दलहन में, जबकि अन्य राज्यों ने बागवानी, जलीय कृषि, फूल और फलों के बागानों में अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत का कोई भी एक ऐसा राज्य है जो कि सारी ही चीज़ों में एक्सपर्ट है, सारी चीज़ों को उगाने में एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है, हर राज्य की एक अपनी अलग स्पेशलिटी है। कहीं पे चावल अच्छे उगते हैं तो कहीं पे गेहूं, कहीं पे तिलहन अच्छा है तो कहीं पे फूल और बागान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में निम्न उत्पादकता निम्न परिणामों का कारण है। यानी कि भारत में जो उत्पादकता हो रही है उसकी जो कमी है, यानी कि कम उत्पादकता जो है वो किस वजह से है, तो यहाँ पे उसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं, इनको अच्छे से जानते हैं। मैंने सारे ही रीजंस को अच्छे से हाईलाइट किया है, तो जो हाईलाइटेड रीजंस हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, भूमि जोत का औसत आकार बहुत छोटा है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो भूमि का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ये भी एक रीजन है कि कम उत्पादकता हो पाती है। और भूमि सीलिंग अधिनियमों और कुछ मामलों में पारिवारिक विवादों के कारण विखंडन के अधीन है। यानी कि क्या होता है कि एक परिवार है, वहाँ पे अगर 4 सदस्य हैं, 4 बेटे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो भूमि के 4 टुकड़े कर देंगे, तो इससे उत्पादकता और ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह छोटी जोतों अक्सर अंतिम मानवीय होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रचंड बेरोजगारी और श्रम कम उत्पादकता होती है। यानी कि इसी की वजह से प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है और श्रम जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं एवरीवन। विश्व बैंक के अनुसार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सभी भारतीय शाखा की प्राथमिकताएं भारत की बड़ी कृषि सब्सिडी उत्पादकता बढ़ाने वाले निवेश में बाधा डाल रही है। यह मूल्यांकन बड़े पैमाने पर एक उत्पादकता एजेंडे पर आधारित है और इसमें किसी भी पारिस्थितिक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया। एक मानवीय उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार कृषि के अति नियमन ने लागत, मूल्य, जोखिम और निश्चितता को बढ़ा दिया है, क्योंकि सरकार श्रम, भूमि और ऋण बाजारों में हस्तक्षेप करती है। यही होता है कि सरकार का जो हस्तक्षेप है कभी कभी जो कृषि है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देता है। भारत में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सेवाएं हैं। यह विश्व बैंक का भी कहना है कि पानी का आवंटन अक्षम, टिकाऊ और असमान है। यानी कि यहाँ पे ठीक से पानी का आवंटन नहीं होता, अक्षम है और टिकाऊ भी नहीं है एवरीवन, और समान भी नहीं है। जिस वजह से क्या होता है, कभी कृषि अच्छी और कभी कृषि बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से कृषि में ये डिसबैलेंस जो होता है ये देखने को मिलता है। ठीक है, सिंचाई का बुनियादी ढांचा बिगड़ रहा है। पानी के अत्यधिक उपयोग और ओवर पाइपिंग एक्वीफर्स द्वारा कवर किया जाता है। यानी कि हम जो यूज करते हैं टेक्निक्स पानी देने की, वो बहुत ही ज्यादा खराब तरीका है। तो बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट ने और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किए हैं। तो उन तरीकों को अगर अपनाया जाए तो कृषि को बहुत अच्छे और कम पानी में भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, निरक्षरता, यस, जब हम साक्षर ही नहीं है तो हम इन टेक्निक्स को कैसे सीखेंगे। तो निरक्षरता जो है ये भी एक रीजन है भारतीय कृषि के पीछे होने का। निरक्षरता, सामान्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधारों को लागू करने की धीमी प्रगति और उपज के लिए अपर्याप्त और अक्षम वित्त और विपणन सेवाएं, जी यही रीजंस है एवरीवन। एक तो धीमी प्रगति है, ठीक है, कहीं भी कोई भी कानून, कोई भी सुधार जो है वो जल्दी से लागू नहीं होता। दूसरी चीज जो है वो लोगों के पास वित्तीय अक्षमताएं होती हैं, यानी कि इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी ही चीजों को, कृषि की सारी ही आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। तो किसी ना किसी चीज की कमी रह जाने के कारण भी कृषि जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं, जो इस तथ्य से पता चलता है कि 2003 और 2004 में केवल 52.6% भूमि सिंचित थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधी भूमि और लगभग आधे के करीब भूमि जो है उसको अच्छे से सिंचाई मिली है। अदरवाइज बहुत सारी भूमि ऐसी रह गई, बहुत सारी फसल ऐसी रह गई जो अच्छे से पानी ही नहीं ले पाई। ठीक है, तो यह भी एक रीजन है कि भारतीय कृषि पीछे रहती है। आगे बढ़ते हैं, आपका एक नया टॉपिक है इसमें, बैंकिंग और ग्रामीण ऋण। क्योंकि कृषि जो होता है, कृषि के लिए ज्यादातर किसान क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और जो लोन लेते हैं वो बैंकों से लेते हैं या फिर ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पे साहूकार या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे लेते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये इसे देखते हैं।
सहकारी बैंक भारत में ग्रामीण हिस्सों में ऋण प्रदान करने की एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो सरकारी बैंक हैं, बहुत सारे गाँवों में बहुत सारी जगह बैंक हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को ऋण देने का काम करते हैं, ताकि वो अपनी जो खेती से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकें। सहकारी समितियों की तरह यह संस्थान स्थानीय राजनेताओं के लिए शक्ति आधार के रूप में काम करते हैं। समस्याएं, इसमें समस्याएं क्या पैदा होती हैं? भारत में जलेवार कृषि उत्पादकता 2003-2005 उत्पादकताओं क्षेत्रों में अत्यधिक भिन्न होते हैं, यानी कि क्या होता है कि हर जगह उत्पादकता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग जगह पे, हर जगह पे सेम नहीं होती, हर जगह पे अलग अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में कोल्ड स्टोरेज, खाद्य पैकेजिंग और एक सुरक्षित और कुशल ग्रामीण परिवहन प्रणाली का अभाव। जी हाँ, जैसे कि हमने कृषि की फसल तैयार हो गई, हमारा उत्पादन हमारे पास तैयार है, तो हमें वहाँ कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, वो अवेलेबल नहीं होता, तो कृषि की जो फसल है जो हमने बनाया है वो खराब हो जाता है। खाद पैकेजिंग ठीक से नहीं होती, सुरक्षित और कुशल जो परिवहन प्रणाली है वो नहीं मिल पाती। तो ये भी एक रीज़न है कि कृषि पैदा होने के बाद भी क्या होती है, नष्ट हो जाती है या फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये दुनिया की सबसे अधिक खाद खराब होने की दर का कारण बनता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें खराब होती हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। खासकर मानसून और अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान उपभोक्ता उपनगरीय बाजारों में कृषि उत्पाद खरीदते हैं, जैसे कि दिखाया गया है, या सड़क के किनारे विक्रेताओं से। देखिए क्या होता है, जैसे कि चीज़ें उत्पादन हुआ है, गेहूं का उत्पादन एक किसान ने कर रखा है, अब उसको स्टोरेज नहीं मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं मिलेंगी, तो बरसात के मौसम में क्या होगा, उसका जो अनाज है वो गीला हो जाएगा, सड़ जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद देखिए, 2002 के बाद भारत में 2013 में दुनिया में 29% उत्पादन के साथ ट्रैक्टरों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार भी है। ऊपर रेवाड़ी हरियाणा में एक ट्रैक्टर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है वो 29% उत्पादन के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर बनते हैं वो भारत में बनते हैं, हम ये कह सकते हैं, यानी कि ट्रैक्टरों का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विश्व बैंक इंडिया कंट्री ओवरव्यू 2008, यानी कि जो विश्व बैंक है वो भारत की जो दशा है उसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि विश्व बैंक तो सभी चीज़ों पे नज़र रखता है, स्पेशली सारे सेक्टर्स पे, सिर्फ भारत के ही नहीं सभी देशों के सभी सेक्टर्स पर विश्व बैंक अपने ओवरव्यू देता है, नज़र रखता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि विश्व बैंक इस बारे में क्या कहता है। केवल 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये तो हम सब जानते हैं कि 1.3 बिलियन की आबादी है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, ठीक है। पिछले एक दशक में देश ने त्वरित आर्थिक विकास देखा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में विकास हो रहा है। क्रय शक्ति समानता के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है इस टाइम पे फोर्थ जीडीपी हमारा जो भारत है वो बना, ठीक है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण के साथ प्रभावशाली आर्थिक विकास हुआ है, जिससे देश को महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ हुए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में ही वृद्धि नहीं हुई, भारत में बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक लाभ भी हुए हैं। फिर भी आय और मानव विकास में असमानताएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी जो आय है और मानव का जो विकास है उसमें असमानताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, गरीब लोगों के और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि 2009-10 में संयुक्त अखिल भारतीय गरीबी दर 2004-2005 में 37% की तुलना में 32% थी, यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले 37 थी, उसके बाद फिर 32 हो गई। आगे जाकर भारत के लिए एक उत्पादक, प्रतिस्पर्धा और विधिक कृषि क्षेत्र का निर्माण करना और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाना आवश्यक होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आगे के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम इस चीज़ों पे ध्यान दें, ताकि आगे जो भारत है उसमें ज़्यादा परेशानियाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखनी ना पड़े। चलिए अब श्रम बाजार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो श्रम बाजार है, क्योंकि श्रम बाजार से कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं एवरीवन, सो प्लीज़ बी माइंडफुल, ओके। चलिए श्रम बाजार क्या है, सबसे पहले हम श्रम बाजार को देखते हैं कि श्रम बाजार है क्या, ठीक है। श्रम बाजार वह स्थान है जहां नौकरियों की आपूर्ति और मांग मिलते हैं, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारी जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है, जहां पे आपकी नौकरियां भी मिलती हैं और आपकी जो मांग है वो भी पूरी होती है, जहां श्रमिक और श्रमिक नियोक्ता की मांग वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है जो मुआवजे के लिए अपनी सेवाएं देना चाहता है,
ठीक है, यानी कि वहाँ पे कोई भी जाके अपना काम कर सकता है, कोई भी जाके जॉब जॉब के लिए जो है आग्रह कर सकता है कि हाँ, हम श्रम बाज़ार में अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से हमें जॉब चाहिए, ठीक है? तो श्रम बाज़ार एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सामान्य कारक जो दो संस्थाओं को जोड़ता है, यह वेतन की मजदूरी और कर्मचारी द्वारा नियोक्ताओं से प्राप्त करने के लिए सहमत है। संक्षेप में यह वह जगह है जहां श्रमिकों को उनके कौशल और योग्यता के अनुरूप काम मिलते हैं और जहां दोनों कर्मचारियों के लिए मजदूरी, लाभ और मुआवजे के अन्य रूप पर भी सहमत होते हैं। यानी कि हम इसे एक संस्था कह सकते हैं कि ऐसी संस्था जो आपकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दिलवाती है, यानी कि आपको काम दिलवाती है, ठीक है? उसको हम श्रम बाजार कहते हैं। श्रम बाजार में यह माना जाता है कि श्रमिक वहां चले जाते हैं जहां उनके कौशल की मांग होती है, चाहे वह उनके स्थानीय क्षेत्र में हो या विदेशों में। इसके अलावा बदली भी की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह एक व्यक्ति जो काम को बेहतर तरीके से कर सकता है और दूसरा कार्यकर्ताओं की नौकरी लेने के लिए टेप किया जा सकता है। इसके अलावा वेतन निश्चित नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे कार्यकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर या ऊपर या नीचे जा सकता है। श्रम बाजार में मजदूरी या मुआवजा सर्वोच्च प्रेरक कारक है, यानी श्रम बाजार जो है वहां पे आपको मजदूरी के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाता है, ठीक है? श्रम बाजार विश्लेषण एक संगठन की भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह न केवल इसे श्रम की जाने वाली नौकरियों के लिए सबसे योग्य श्रमिकों की खोजने में मदद करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि यह अपने श्रमिकों को एक प्रतिस्पर्धी मुआवजा पैकेज प्रदान करता है, ठीक है? यानी कि ये जो है ये सिर्फ नौकरियां नहीं देते, बल्कि यहाँ पे मुआवजे का भी बहुत अच्छा प्रावधान किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जो है वो आगे बढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह काम करके रुक जाएं और आपको कहीं और जॉब ना मिले, ठीक है? उसके बाद एलएमआई कैसे मददगार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रम बाजार जो है वो कैसे मददगार हो सकता है लोगों के लिए। सो एलएमआई उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो स्थानीय नौकरियां पाने की तलाश में है। वह कर्मचारी जो एलएमआई को देखता है उसके भर्ती होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में कौन से उद्योग में नौकरी की तलाश है। यानी कि एलएमआई जो है, यानी कि श्रम बाजार जो है वो समय समय पर बहुत सारी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकालते रहते हैं, जिससे अगर आप एलएमआई से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर खाली है और कहाँ आप काम कर सकते हैं, और ये हर नागरिक के लिए होता है। श्रम बाजार यानी कि एलएमआई जो है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है एवरीवन, ठीक है? उसके बाद उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसे पता चलता है कि आतिथ्य उद्योग अगले 2 वर्षों में 1000 खाद्य और पेय विशेषज्ञों की नियुक्ति करना चाहता है, इस विषय पर प्रेक्षण और लघु पाठ्यक्रम लेने का फैसला करता है। लगभग 6 महीने बाद नौकरी के लिए आवेदन करता है, तब तक उसे भर्ती होने की संभावना निश्चित रूप से कम साख वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। यानी कि क्या होता है, जो व्यक्ति एलएमआई से जुड़ा होता है, अगर उसे पता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में एलएमआई जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड भर्तियां निकालने वाली हैं, तो वो पहले से अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर लेता है ताकि उसे जॉब जो है वो आसानी से मिल जाए, ठीक है? तो ये चीज़, ये फ़ायदा है एलएमआई से जुड़ने का। तो आप लोग भी एलएमआई से जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 1950 से 1951 में 52% से 2017-2018 में 17% से भी कम की नाटकीय गिरावट अनिवार्य रूप से क्षेत्र में नियोजित श्रम की मात्रा में गिरावट का तात्पर्य है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी में जो कृषि का जो योगदान है वो नाटकीय रूप से गिर रहा है, ठीक है? उसके बाद भी अगर हम बात करें, हालांकि कृषि ये देश में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, फिर भी हम ये कहेंगे कि भारत में अब तक एवरीवन 58% से ज़्यादा लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं, चाहे वो उनका परमानेंट रोजगार हो या ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गाँवों में निवास करते हैं और गाँवों में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृषि से या फिर बागवानी से या फिर हम कहें कि जो पशुपालन है सिर्फ और सिर्फ उसी से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जब श्रमिक कृषि क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तब भी वे हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं छोड़ते। यानी कि कोई अगर श्रमिक है वो अगर अपना गांव छोड़ के बाहर चला गया किसी काम को करने के लिए, उसके बावजूद वो कभी भी अपना खेत, अपना जो इलाका है वो नहीं छोड़ पाता, क्योंकि जब वो आता है वो फिर वही काम करता है। तो ये चीज़ें हैं कि लोग कृषि से कभी भी अलग नहीं हो पाते, ठीक है? भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक गैर कृषि अर्थव्यवस्था की ओर आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षित बदलाव में मेल नहीं खाता है। देश के सामने मैक्रो परिदृश्य का कृषि उत्पादकता
धीमी शहरीकरण दर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी ही अधिदेश श्रम है। हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत में शहरीकरण तो है, शहरीकरण होने के बावजूद जो है भारत के सभी गांवों में, सभी ग्रामीण इलाकों में कृषि की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये यूनिट 2 है वो ख़त्म होता है एवरीवन। हमने 2 यूनिट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने यूनिट 1 को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर यूनिट 1 को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इकोनॉमी की बुक में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप सभी प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉगर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।